मार्कस, पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहां हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहां जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस के सबसे जाने माने साम्राज्यों में से एक था ओहान साम्राज्य, और ओहान साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था मेसोडोरिया शहर। मेसोडोरिया शहर के खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे, जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गईं, और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थी। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था, तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। यह आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्दों तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार उसे अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिसने पिछले 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 सालों से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाकों के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ
कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे शौर्य दल के जांबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मेसोडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा भी भाप चुकी थी। इरा भीड़ से निकलते हुए बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। ध्रुव अपने घर शौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी इरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। इरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और इरा आखिरकार शौर्य महल पहुंच गए। शौर्य महल में ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो कि शौर्य दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र की नजर अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त शौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था। लारा के दादाजी ओहान साम्राज्य के शेरदिल सेनापति रह चुके थे और लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। अंबर दल ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। यह इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में अंबर दल का लीडर बनने वाला था। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा का अचानक इस तरह से महल में आना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसे अपनी ओर आते देखकर शौर्य दल के प्रमुख अरेंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक, सब ठीक तो है? अरेंद्र के सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए लारा ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए एक खास चीज लेकर आई हूं। इसे पीने से उसे अपनी खोई हुई शक्तियां एक बार फिर से मिल जाएंगी। अरेंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर दोबारा लारा को देखते हुए कहा, लेकिन लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अरेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी बोतलें दिखाई दे रही थी।
वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। अरेंद्र ने उस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत? यह तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। लारा ने देरी किए बिना तुरंत अरेंद्र से कहा, आप जानते हैं ना कि यह करिश्माई शरबत ध्रुव के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में ध्रुव के लिए तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए अरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूं लारा, और मैं ये भी जानता हूं कि इस करिश्माई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे ध्रुव को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति 9 सितारों से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती हो ही कि अगर 9वें सितारे से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और भी कम हो सकती हैं। अरेंद्र अपनी बात को पूरी करते उसके पहले ही लारा ने उन्हें टोकते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूं कि शक्तियां कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। ध्रुव का शक्ति का सितारा तो वैसे भी 3 पर ही है। ध्रुव के पास अब हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले कि अरेंद्र कुछ कहते, लारा की इस बात पर अब ध्रुव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा लारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लारा ने भी तुरंत इस बात का जवाब दिया, अच्छा तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। लारा की इस बात का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। लारा ने अरेंद्र के पास जाकर उन्हें इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप इस करिश्माई शरबत को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? लारा की इस बात पर अरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तुमसे इस शरबत को लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। लारा ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले ध्रुव और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूं। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लारा ने अपने और ध्रुव के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल अरेंद्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि यह रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है। अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, यह रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। लारा के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देखकर अब ध्रुव से रहा नहीं जा रहा था। उसे लारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त अंबर दल की लीडर बनने वाली हूं, और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि यह रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर टूट जाए। अंबर दल की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए अरेंद्र ने उससे कहा, तो यह है असली बात, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है, और इसलिए तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। इस बार लारा ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तो आप ही बताइए कि मैं कैसे उस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पा रहा। लारा की इस बात का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था।
तब लारा ने दोबारा उस करिश्माई शरबत की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शरबत कितना कीमती है और ध्रुव के लिए कितना जरूरी है। अब ध्रुव के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा, जरूर टूटेगा। ध्रुव के इतना कहते ही सभी हैरानी से उन दोनों के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की ही हो? इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उसी ध्रुव से बात कर रही हूं जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहां चली आई। इतनी बातें करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। माहौल गर्माता हुआ देखकर लारा के बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लारा का एक इशारा मिलते ही उन सभी ने अपने आप को रोक लिया। फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। ध्रुव ने उससे पूछा, और वो क्या है? लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। लारा की ये शर्त सुनते ही शौर्य महल में एक सन्नाटा छा गया था। अब सभी की नजरें ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या ध्रुव अपनी मंगेतर लारा की शर्त मानेगा? आखिर क्या वजह है जो ध्रुव की शक्तियां पिछले 3 सालों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी? कैसे लड़ेगा ध्रुव अपने से शक्तिशाली लारा से? जानने के लिए सुनते रहिए शक्ति चक्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा भी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में इरा दिखाई दी। इरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी इरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे इरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। इरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हां, एक बात और, कभी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। इरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे
वहां से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जयान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। अब मैं जयान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। अरेंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था। मगर आज उसकी मंगेतर ने यहां आकर जो कुछ भी किया, उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था। और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के 3रे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंच चुकी थी। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त इरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने इरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद इरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा। मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? इतना कहते हुए हताश होकर ध्रुव ने अपना सर मां की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मां, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मेसोडोरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी मां से बातें करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो मां, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों मां? आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, मां, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त उसकी मां की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। इस बार इस आवाज को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूम कर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूं। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। यह अंगूठी ध्रुव को उसकी मां का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साय के रूप में बाहर निकला। फिर उस साय ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हां, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हां, वो बात कुछ अलग ही है। उस साय से इतनी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियां बढ़ नहीं रही हैं। ध्रुव की इस बात पर वो साया और ज्यादा हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूं, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों तक मुझे मेसोडोरिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साय ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हां, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। यह बात ध्रुव को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस साय से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तब उस साय ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साय की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया और अब ध्रुव ना चाहते हुए भी उस साय की बातों को सुनना चाहता था। तभी उस साय ने आगे कहा, चलो ध्रुव, मैं मानता हूं कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने लगोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से समझते हो कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से यह बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मेसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साय की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब फिर से ध्रुव उस साय की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।